हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है डिलीवरी। चाय नाश्ता करने के बाद रेवती जी बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। आज उनकी बेटी की रिपोर्ट आनी थी। हालांकि उसकी प्रेगनेंसी 7 महीने पूरे कर चुकी, मगर उसके बिगड़ते स्वास्थ्य को देख डॉक्टर ने सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट करवाए थे। बस अभी अपनी बिटिया के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी से पता चले बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं। तब उनके कलेजे को ठंडक पड़े। इतने में फ़ोन बजा और रेवती जी इधर उधर देख कर हाल से अपने कमरे की तरफ भागी। तुरंत फ़ोन उठा पूछी, क्या हुआ बेटे, सब ठीक तो है ना? बस एक बार बता दे, मुझसे रहा नहीं जा रहा। कोई आवाज़ ना सुन फिर बोली, अरे बोल दे, मेरी जान निकली जा रही है। उधर नमिता सोनोग्राफी रिपोर्ट हाथ में लिए सिसकते हुए बोली, मेरे बच्चे का विकास जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। वो बहुत कमज़ोर है। मुझे भी एनीमिया निकला है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरी जचकी में बहुत रिस्क है। या तो मैं या बच्चा, किसी एक की जान ही बचेगी। माँ, डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि मुझे अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना है। मगर आप तो मेरी सास को जानती हैं, 2 वक्त की रोटी भी चैन से खाने नहीं देती। अगर कभी भूख लगे तो कहती हैं ज़्यादा खाएगी शरीर फूल जाएगा, फिर नॉर्मल डिलीवरी के बजाय ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इतना खर्चा कौन करेगा? मुझे बहुत थकान और कमज़ोरी महसूस होती है, मगर कभी भी मुझे आराम नहीं करने देती। कहती हैं हाथ पांव चलाती रहो, स्वस्थ रहोगी, वरना ऐसे तो खटिया पकड़ लोगी तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा। बेटा, दामाद जी से बात कर, यह रिपोर्ट दिखा और बोल, तुझे खाने पीने और आराम करने की कितनी ज़रूरत है। रोहन जी तो अपनी माँ की कहे पर ही चलते हैं। आज्ञाकारी पुत्र जो ठहरे। जब से मैं गर्भवती हुई हूँ तब से महीने में 1-2 बार ही शहर से वापस आते हैं। और तो और सासू माँ मुझे फ़ोन भी नहीं करने देती। कहती हैं बार बार मेरे बेटे को फ़ोन कर परेशान मत किया करो, बेचारा मेहनत करता है, तुम्हारी तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ। अभी भी सासू माँ सत्संग गई हैं, इसलिए तुमसे इतनी बात कर पा रही हूँ, वरना वो मुझे कहीं भी फ़ोन नहीं करने देती। माँ, मुझे इस नरक से वापस बुला लो। बोलते हुए नमिता फपक पड़ी। अपने जिगर के टुकड़े का रोना सुन रेवती जी का कलेजा मुँह को आ रहा था। इतने लाड़ प्यार से पाली बेटी की ऐसी हालत देख उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अपनी साड़ी के पल्ले से आंसू पोंछ पलटी ही थी तो देखा बहू सानवी सामने खड़ी थी, जो कि अपनी सास ननद की बात स्पीकर ऑन होने की वजह से सुन चुकी थी। जाने क्या था उन आंखों में, गहरे शांत समुद्र सी आंखें थी, मगर चीख चीख कर कह रही थी, जैसी करनी वैसी भरनी। 4 साल पहले सानवी इस घर की बहू बनकर आई, जिसने पूरे मन से अपने ससुराल में रमने की कोशिश की, हर किसी को खुश करने में लगी रहती, मगर शिकायतें कभी ख़त्म नहीं होती। इसी बीच जब वह गर्भवती हुई तो पहले की तरह जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाती, जिसको लेकर रेवती जी एक ही ताना मारती, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, घर परिवार संभाला है, तुम कुछ अनोखा काम नहीं कर रही, जो आराम करने के बहाने ढूंढती रहती हो। यहाँ तक कि उसके खान पान में भी कमी कर दी। बाहर से कुछ लाने की अनुमति तो थी ही नहीं। घर में जो बनता वो भी जब सब खा लेते हैं उसके बाद उसे खाने को मिलता। यही नहीं, कोई तकलीफ होने पर डॉक्टर के पास ले जाने में भी उन्हें बड़ा कष्ट होता। कहती हूँ बार बार डॉक्टर के चक्कर काटोगी तो पैसा बर्बाद होगा ही, साथ में तुम्हें दवाइयाँ खिला खिला कर ही मार देंगी। सानवी कहती, मैं कुछ दिन अपने मायके रह आती हूँ, मेरा मन बदल जाएगा। तब रेवती जी बोलती, बहू तुम्हारा दिमाग खराब है। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम अपनी बहू की देखभाल नहीं करते, इसलिए मायके भेज दिया। और तुम्हारी माँ तो है नहीं, फिर तुम क्या सोचती हो तुम्हारी भाभी तुम्हें आराम कराएंगी? कभी नहीं। और तुम यहाँ से चली गई तो काम कौन करेगा? देखो मेरे तो घुटने में बहुत दर्द रहता है।
नमिता का तो तुम्हें पता ही है, वो इस घर की लाडली बेटी है। वो तो एक गिलास पानी भी अपने हाथ से भरकर नहीं पी सकती, इसीलिए तुम कहीं नहीं जा रही, समझी। थक कर सानवी ने अपने पति से इस बारे में बोली तो वे बोले, माँ अनुभवी हैं, तुम उसके कहे पर ही चलो, देखना तुम्हारी डिलीवरी में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसी लापरवाही के चलते सानवी को समय से पहले दर्द होने लगे, मगर सास ने यह बोलकर उसे चुप करा दिया कि बच्चा अपने समय पर ही आता है, ये छोटे मोटे दर्द तो उठते रहते हैं, काम में लगे रहो, कोई दर्द तुम्हें याद नहीं आएंगे। मगर यह क्या, अगली सुबह उसे असहनीय दर्द, ब्लीडिंग होने लगी और वह बेहोश हो गई। तब जाकर पति कुलदीप ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां बहुत ही मुश्किल से जच्चा और बच्चा दोनों की जान बची। डॉक्टर ने भी कुलदीप को खूब खरी खोटी सुनाई। आपने अपनी पत्नी की जान कितने बड़े खतरे में डाल दी थी, आपको अंदाजा भी है। 1 मिनट की देर और हो जाती तो दोनों मर चुके होते। इतना सुनते ही कुलदीप के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डॉक्टर से माफ़ी मांगी और आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी ऐसा वादा किया। बस उस दिन से सानवी का मन अपने ससुराल वालों के लिए खट्टा हो गया। अब वो किसी की नहीं सुनती, चाहे कितनी भी लड़ाई हो, अपनी बात पर अड़ी रहती है। इसीलिए अब वो असंस्कारी और बुरी बहू बन चुकी थी। मगर सानवी को समझ में आ गया था, अगर हक के लिए लड़ाई नहीं करेगी तो कल को उसे और उसकी बेटी दोनों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि रेवती जी को इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता था। मगर आज जब अपनी बेटी तड़प रही थी तो उन्हें अपनी बहू का दर्द दिखाई देने लगा। माँ जी, एक काम कीजिए, अभी आप रजनी आंटी को फ़ोन करिए और कहिए आप दीदी की डिलीवरी मायके में कराना चाहती हैं, मगर उसकी सास बहुत खड़ूस है, नमिता को नौकरानी बनाकर रखा है, घर के सारे काम करवाती है। दामाद जी भी अपनी माँ की कोई बात नहीं काटते, इसलिए उसका एक छत्र राज चलता है। साथ में पता नहीं कहाँ से पुराने ज़माने की आटा चक्की मंगवा ली है और रोज़ चक्की चलवाती है। कहती है तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी होगी, सारे खर्चे बच जाएंगे, ज़्यादा मत सोचिए, आप फ़ोन लगाइए, मैं सब संभाल लूँगी। सानवी पूरे आत्मविश्वास से बोली। अपनी बहू के कहने पर रेवती जी ने समधन रजनी जी को फ़ोन लगाया। कुछ इधर उधर की बात करने के बाद कहा, नमिता को मायके भेज दीजिए। आपकी हाँ होते ही कुलदीप को तो रजनी जी बोली, समधन जी आपका दिमाग खराब हो गया है, लोग क्या कहेंगे। बहू की सेवा करने की बारी आई तो हमने उसे मायके भेज दिया और फिर हमारे घर में दो दो शादियां आ रही हैं, घर की बहू नहीं रहेगी तो पूरी दुनिया मुझ पर थू थू करेगी और फिर काम तो सारा उसे ही करना है। आखिर लोग बहू किस लिए लाते हैं घर में, आप तो बहुत अच्छे से जानती हैं। उनकी कड़वी बातें सुन रेवती जी तिलमिला उठी। सच उनकी सोच भी तो इतनी ही घटिया है। उन्होंने कौन सा अपनी बहू को मान सम्मान दिया, कभी उसकी परवाह की, कभी उसे इंसान समझा। वो तो आज उनकी बेटी पर गुजर रही है तो अकल ठिकाने आ गई। रजनी जी की बातें सुन सानवी बोली, आंटी जी आपने बिल्कुल सही कहा, बहुएं तो काम करने के लिए आती हैं, चलो अच्छा ही हुआ कि आपने खुद ही मना कर दिया, हमारी जान छूटी। मतलब क्या कहना चाहती हो, यहीं कि अगर नमिता दीदी यहाँ आ जाती तो हमारा कितना खर्चा बढ़ जाता। ऊपर से डिलीवरी, आखिर किसे पता है नॉर्मल होगी या ऑपरेशन से। सुना है लाखों खर्च होते हैं अस्पताल में, उसके बाद जच्चा बच्चा की देख रेख, खाना पीना। सच में आप बहुत महान हैं जो इतना खर्चा भी करेंगी और बहू की इतनी सेवा करेंगी। हम तो धन्य हो गए आप जैसी महान सास पाकर। सानवी की बात सुन वे सोचने लगीं, हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं तो सिर्फ काम की सोच रही हूँ, खर्चों के बारे में तो मेरा ध्यान गया ही नहीं। सच आजकल कितना पैसा खर्च होता है, अगर मैं बहू को मायके भेज दूँ तो सब कुछ फ्री में हो जाएगा। सोच तपाक से बोली, अरे बेटी, अब रेवती जी का इतना मन है तो मैं उन्हें उनकी बेटी से अलग कैसे करूँ।
उनका भी मन होता होगा अपनी बिटिया को अपनी आंखों के सामने रखने का, लाड़ चाव करने का। एक काम करो, कुलदीप को कल ही भेज दो, मैं खुद उसकी पैकिंग करूंगी और आप उसे 6 महीने से पहले ना भेजना। हाँ, मैं अस्पताल आकर अपने पोते का मुंह जरूर देख लूंगी, कहते हुए फोन रख दिया। इधर रेवती जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि रजनी जी को अचानक क्या हुआ। तब सानवी बोली, जो लोग कुटिल और लालची होते हैं उनसे उन्हीं की भाषा में बात कीजिए तो उन्हें समझ में आ जाती है। वही हुआ, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था मैंने उंगली टेढ़ी कर दी। उसकी बात सुन रेवती जी को बहुत पश्चाताप हुआ। मैंने अपनी बहू को कितना तंग किया, मगर आज उससे मेरी परेशानी नहीं देखी गई। काश मैं भी पत्थर दिल ना होती और अपनी बहू का दर्द समझती। सोचते हुए बोली, सानवी बहू, मुझे माफ़ कर दे। बहू, मैंने तेरे साथ क्या नहीं किया, फिर भी तुमने आज मेरी बेटी के बारे में इतना सोचा। माँ जी, आप आगे कुछ कहें, इससे पहले आप मेरी सुन लें। मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए और ना ही मैं आपको माफ़ कर पाऊंगी। मुझे आपके मुंह से बुरी बहू कहलाना ही पसंद है। आप मुझे वही कहिए। आपने हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचा, मगर मैं ऐसी नहीं हूँ। नमिता मेरी ननद है, यह सोचकर मैंने मदद नहीं की। इंसान की मदद करना दूसरे इंसान का फ़र्ज है, बस मैंने अपनी इंसानियत निभाई है, कहते हुए अपने कमरे में चली गईं। अब रेवती जी के पास अपने किए पर अफसोस के अलावा कुछ नहीं था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।